सामान्य भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो है गति एवं गति के नियम से संबंधित एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है। और गति एवं गति के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपको किन एग्जाम्स में। जैसे हम बात करें एमपी की संस्था है व्यापम, या फिर पीबी, या फिर इसका नाम अभी बदलकर ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड रख दिया है। यदि इस संस्था से संबंधित कोई एग्ज़ाम होते हैं या ये संस्था कोई एग्ज़ाम कराती है वन रक्षक का, जेल प्रहरी का, पुलिस कांस्टेबल का, या सहायक जेल अधीक्षक का, या फिर अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम आपको दिया जाता है और वहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। एसएससी के अंतर्गत सीजीएल हम बात करें, या सीएचएसएल एग्ज़ाम की बात करें, या फिर रेलवे के अंदर ग्रुप डी, या फिर रेलवे के अन्य एग्जाम की बात करें, या फिर एमपीएसआई एग्जाम की बात करें, या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान यदि आपको आ रहा है तो वहाँ से आपको यदि प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम से प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा वहाँ पे कि इनसे संबंधित जो एमसीक्यू है। ठीक है, तो एमसीक्यू हम पढ़ते हैं। यह सवाल पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2010 में। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पे ट्रेन दिया है, ट्रेन की जगह आप कार ले सकते हैं, बस ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे, ये ट्रेन मान लो मैं ट्रेन में या फिर कार में या बस में बैठा हूँ, तो यदि मैं पीछे की ओर मतलब ट्रेन बढ़ रही है, बस बढ़ रही है, कार बढ़ रही है, तो यदि वो बढ़ रही है तो मैं पीछे की ओर झुकता हूँ। तो इसका कारण क्या है, ये पूछा गया। ठीक है, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व आघूर्ण या फिर द्रव्यमान का संरक्षण। तो देखो ये होता है जड़त्व के कारण, जड़त्व। लेकिन जड़त्व क्या होता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार हम बात करें तो कोई वस्तु यदि गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाएगा, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाएगा। ठीक है, तो ये है स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या फिर गतिमान है या गति कर रही है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल ना लगाया गया। ठीक है, समझ गए। तो ये है गति का प्रथम नियम, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोई वस्तु ये रुकी हुई है। ठीक है, रुकी हुई है तो रुकी हुई मतलब ये स्थिर है, और यहाँ पे जड़त्व का नियम लग रहा है। ठीक है, तो ये स्थिरता का जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व है। गति का जड़त्व नहीं है, क्यों? क्योंकि वस्तु स्थिर है तो गति वो नहीं कर रही है। जड़त्व आघूर्ण नहीं होगा, द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होगा। तो आंसर है इसका ए, आंसर आएगा कितना इसका ए। स्थिरता के जड़त्व के कारण ऐसा होता है, ये जो प्रश्न में दिया है कि सिर पीछे की ओर झुकता है जब कोई ट्रेन या बस आगे की ओर चलना आरंभ करती है, क्योंकि ट्रेन के चलने पर व्यक्ति के बैठे होने के कारण शरीर का नीचे का हिस्सा स्थिर होता है, ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर झुकता है, इस प्रकार। ठीक है, तो ये है कारण। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया, और इसके एग्जाम्पल और यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, गिलास पर रखे कार्डबोर्ड को एकाएक खींचेंगे तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ठीक है, जैसे गिलास में यदि कार्डबोर्ड रखेंगे और उसके ऊपर सिक्का रखेंगे और वो पेपर खींचेंगे तो सिक्का वहाँ पे गिर जाएगा। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ये टेलीग्राम चैनल है SSW एजुकेशन PDF नाम से, ये लिंक दे दी गई है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। यदि आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर उस लिंक पर जाकर आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिरती क्यों नहीं। पीसा दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबों में शामिल है पीसा की मीनार। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस 2009 में। यूपीपीसीएस 2009 में सवाल पूछा जा चुका है। ये देखो, पहले इनके ऑप्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। पीसा की मीनार या फिर लीनिंग टावर इसको बोलते हैं, और यहाँ पे ये कहाँ पे है, इटली में है। ठीक है, और ये 200 वर्षों से मतलब 200 वर्षों तक इसका काम चलता रहा। ये है यहाँ पे, आप इसकी जानकारी देख लेना। हमको यहाँ फिजिक्स से संबंधित कॉन्सेप्ट देखना है, आप GS देखते रहना बाद में। यहाँ पे देखो, ये वाली ये जो मीनार है, ठीक है, पीसा की मीनार, यहाँ पे इसका जो आधार है वो बहुत ही मजबूत बनाया गया है। आधार मजबूत है इसका। ठीक है,
और ये झुकी हुई है। यहाँ पे देखो कंसेप्ट यहाँ पे ये लगेगा कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से झुकी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई वस्तु झुकी हुई है, ठीक है, और ये तल है, यहाँ मान लो ये तल है, ठीक है, तल झुकी हुई है, तो यहाँ पे मान लो इसका जो गुरुत्व केंद्र है इधर कहीं, ठीक है, गुरुत्व केंद्र यहाँ कहीं, तो यहाँ से यदि ऊर्ध्वाधर लाइन जाएगी, ऊर्ध्वाधर लाइन जा रही है, ठीक है, ये कोई ऊर्ध्वाधर लाइन जा रही है ऐसी, ठीक है, ये सीधी है, हालांकि मेरे पेन में थोड़ा आड़ी टिकड़ी होगी, लेकिन ऊर्ध्वाधर लाइन जा रही है। यदि ये तल के अंदर है, किसके अंदर है, ये तल है, ठीक है, इसका तल कौन सा है, ये वाला, ये तल के अंदर है, ये लाइन ये तल के बाहर तो नहीं जा रही है, ठीक है, ये तल के अंदर है, तो ये मीनार या फिर जो भी यहाँ पे वस्तु रखी वो नहीं गिरेगी, ठीक है, वस्तु नहीं गिरेगी, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन हम देखते हैं, वह शीर्ष भाग से पतली हो गई है, ऐसा नहीं है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निकटतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो ये देखो, गुरुत्व केंद्र से अंदर जाने वाली लाइन तल के अंदर रहती है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी, आंसर यहाँ पे कितना, डी। और इसका हम जानते हैं, किसी भी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान उस गुरुत्वीय केंद्र पर एक बिंदु पर होता है, उसके गुरुत्वीय केंद्र पर एक बिंदु पर होता है, और पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अभिकेंद्र से जा रही है, तो वह स्थिर है। जिस दिन वह रेखा उसके तल से बाहर हो जाएगी तब वह गिर जाएगा। ये इस रेखा की बात हो रही है, ये वाली रेखा, ठीक है, ये तल के अंदर है, जब तक अंदर है वो खड़ी रहेगी, और ये तल से जिस दिन बाहर हुई मीनार गिर जाएगी। सवाल है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार कितना कैसा होगा। MBPSC 1992 में सवाल पूछा जा चुका है। 0 अपरिवर्तित, परिवर्तनशील और सभी गलत है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होगा। क्यों होगा अपरिवर्तित? क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण समान रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण समान रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, तो इसलिए यहाँ पे उसका भार कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। आंसर है इसका बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्मॉल जी का जो निकालने का फॉर्मूला है, यानी जो तरीका है वो कैसा है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध यदि हम निकालना चाहें, कैपिटल जी क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक से संबंधित इसको बोलते हैं। जी का मान यहाँ पर देखिए, कैपिटल जी का मान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक है कांस्टेंट इसको बोलते हैं। F बराबर, ये फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण के नियम का। F बराबर यहाँ पे है कैपिटल जी ME इंटू एम अपॉन RE का स्क्वायर। RE यहाँ पे देखो, RE और ME क्या है, F यहाँ पे है बल, ME का मान है पृथ्वी का द्रव्यमान है ये, और M का मान है वस्तु का द्रव्यमान, ये यहाँ स्मॉल m है, ठीक है। और RE क्या है, E का मतलब है अर्थ, R मतलब उसकी त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या, और स्मॉल g का मान है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। स्मॉल g का मान हम क्या मानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं। बल F के कारण ही वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न होता है, तो F बराबर हो जाएगा m इंटू जी, ठीक है, mg हो जाएगा। समीकरण 1 में क्या है हमारा, इसको समीकरण 1 मानेंगे, उसको समीकरण मानेंगे 2, ठीक है, समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, LHS बराबर है तो RHS लेफ्ट हैंड साइड, R और ये R मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड यहाँ पे हो जाएगी बराबर। हम इन दोनों को बराबर में रखते हैं, तो यहाँ पे देखो mg, इसका mg बराबर हमने किसका रख ली, ये कैपिटल जी एम अपॉन RE का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m से m ये कट गया, कितना बचा है, स्मॉल g बराबर कैपिटल जी ME मतलब अर्थ का मास, और यहाँ पे है RE मतलब अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखो, इससे स्पष्ट क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण ये स्मॉल g का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, स्मॉल g का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। ये ME क्या है, ये क्या है, ये है मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। अतः समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड
गिराए जाएंगे तो वे समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। भार का इसमें कोई भी रोल नहीं है, इस सूत्र से हमको पता चलता है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, जी का मान, जी मतलब स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण स्मॉल जी का मान 10⁶ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। यूपीएससी 2015 में सवाल पूछा जा चुका है। 100/6 किलोग्राम, 100/6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या फिर 600 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण समान रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम ही रहेगा। तो सेम कैसा रहेगा, यहाँ पे 100 किलोग्राम ही रहेगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका कितना, सी। और द्रव्यमान और भार में हम थोड़ा सा फर्क यहाँ पे देख लेते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, और जिस भार किसको बोलेंगे, W बराबर m गुणा जी, W बराबर m गुणा जी। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और जिस बल से इस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी, उसी बल आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु को भार कहते हैं। क्या कहेंगे, भार। और किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, और यदि हम भार की बात करें तो किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये थी इसके संबंध कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला सवाल है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, जड़त्व का सिद्धांत, कारणता का सिद्धांत, स्थिरता का सिद्धांत या फिर सापेक्षता का सिद्धांत। छत्तीसगढ़ PSC 2015 में सवाल पूछा जा चुका है। तो आप सभी जानते हैं गति के प्रथम नियम जो न्यूटन द्वारा दिए गए उसको जड़त्व का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आंसर इसका ए। ठीक है, अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, तो कारण बताइए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। हम किसी सतह पर चल क्यों पाते हैं, एक सवाल है, हम किसी सतह पर चल क्यों पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगता है घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हम चेक करेंगे। UPPSC 1994 में ये सवाल पूछा जा चुका है। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये देखिए, हमने बताया कि यहाँ पे घर्षण की आवश्यकता होती है, तो घर्षण यदि कम होगा तो हम वहाँ पे चल नहीं पाएंगे। यदि यहाँ पे घर्षण ज़्यादा है तो हम चल लेंगे। तो यहाँ पे देखो सड़क में घर्षण ज़्यादा होता है, सड़क में, और जो हमारे पैर में जो मान लो जूते पहने, जूते और सड़क के बीच घर्षण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम आसानी से चल पाएंगे। यदि घर्षण कम होगा तो हम नहीं चल पाएंगे। वैसे ही यदि हम बर्फ़ में चलेंगे तो बर्फ़ में क्या होगा, घर्षण कम होगा तो हम वहाँ पे नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, इसलिए आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई, आप इसको देख सकते हैं, PDF में आपको दे दी जाएगी। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन है यहाँ पे, उसका निष्कर्ष भी दिए गए, हमको चेक करना है इसमें। UPPCS 2013 में सवाल पूछा जा चुका है। कथन है यहाँ पे, भरी गाड़ी को चलाने में, कोई गाड़ी भरी है उसको चलाने में, भरी और रुकी हुई है, उसके बाद उसको चला रहा है। ठीक है, और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक एक कंडीशन क्या है, भरी गाड़ी को हम चला रहे हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो चल रही है। ठीक है, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये देखो, दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है। एक गाड़ी भरी हुई खड़ी हुई है और वही गाड़ी चल रही है। ठीक है, यहाँ दोनों की तुलना की गई है। कैसे तुलना की गई है, भरी गाड़ी को चलाने में, ये कोई भरी गाड़ी है और ये चलायमान है, या फिर गतिमान, इसको बोले गतिमान है। इन दोनों स्थिति में तुलना की गई है। भरी गाड़ी को चलाने में और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे
चलायमान रखने के लिए जितनी ताकत लगती है उससे ज़्यादा ताकत हमको किस में लगती है, जो भारी गाड़ी को चलाना पड़ता है उसमें। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष हमको निकालना है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो आंसर आएगा इसका सी, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है। इसलिए ये दूसरी वाली कंडीशन में है कि जब चलने लगती तो वहाँ पे कम धक्का लगाना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है, एक बार गाड़ी चलने पर घर्षण का मान कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। गाड़ी को चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल अधिक होता है और उस पर लगने वाला घर्षण बल कम होता है, जबकि उसे स्थिर अवस्था में चलाने में घर्षण अधिक लगता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, ठीक है, विराम अवस्था में है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, और जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। यूपीएससी 1998 में सवाल पूछा जा चुका है। यह आर से अधिक होगा, यह आर से कम होगा, आर मतलब प्रतिक्रिया बल से कम होगा, यह आर के बराबर होगा, या फिर यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो यह आर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है, तो यदि हम इसको इस तरफ धकाना चाहेंगे किसी बल लगा के, तो यहाँ पे देखिए इसमें mg नीचे की ओर कार्य करेगा और ये प्रतिक्रिया वाला r ऊपर की ओर कार्य करेगा, और यहाँ पे एक fs कार्य करेगा, मतलब जो घर्षण बल है वो कार्य करेगा, स्थैतिक घर्षण बल वो कार्य करेगा। स्थैतिक घर्षण का मान कितना रहेगा, प्रतिक्रिया बल के बराबर समानुपाती होगा। ठीक है, क्या मतलब यहाँ पे इस व्याख्या में यहाँ जो दिया गया यह आर से कम होगा, क्योंकि किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया, गतिक घर्षण जो प्रतिक्रिया बल है इसका समानुपाती होगा, एफ एस समानुपाती होगा आर के, मतलब उतनी ताकत हमको इधर लगानी पड़ेगी जितना मान कितना है, जिसका मान है आर का। ठीक है, तब जाके ये वस्तु इधर मूव करेगी, उससे लगाना पड़ेगा, और फिर इससे ज़्यादा हम लगाएंगे तो ये वस्तु मूव कर जाएगी। ठीक है, सेम में वो मूविंग कंडीशन में है, लेकिन जब इससे हम ज़्यादा लगाएंगे, एफ एस से ज़्यादा लगाएंगे, तब जाके वो आगे बढ़ेगी कहानी, मतलब जो वस्तु है वो मूव करेगी। तो ये आंसर है इसका बी। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन किया है यहाँ पे आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर डार्विन। तो ये है न्यूटन द्वारा गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गति के 3 नियम का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था, इसलिए इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। त्वरण, ऊर्जा, बल, एक समान गति। तो ये है एक समान गति, आंसर है इसका डी। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो वह स्थिर है, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। इसमें वस्तु समान गति में चल रही है तथा वह तब तक चलती रहेगी जब तक बाह्य बल न लगे। ठीक है, तो ये गति का पहला नियम आप सभी जानते हैं, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका है, इसको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। कालीन से यदि हम धूल हटाएंगे तो उसको अचानक झटका देते हैं या फिर हम छड़ी से पीटते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन में धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। दूसरा ऑप्शन है, गति का जड़त्व धूल को अलग करता है। तीसरा ऑप्शन है, झटका धूल तथा कालीन के बीच ससंजक बल संयुक्ति प्रदान करता है और धूल हट जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कालीन से धूल हटाते समय इसको अचानक से झटका देते या फिर छड़ी से पीटते, तो इसका कारण ये है कि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन में धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। तो आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। ठीक है, जड़त्व यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विरामावस्था में ही वस्तु रहेगी यदि ये जड़त्व है, और गति का जड़त्व जिससे वस्तु अपनी समान गति की अवस्था में
होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है गति के जड़त्व में। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, गति की दिशा परिवर्तन का विरोध इसमें होता है। ठीक है, आंसर इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमने देखा, आंसर है इसका ए। और यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखे। अगला रॉकेट सिद्धांत, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु उस पर विपरीत बल लगाती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, रॉकेट नोदन, गोले चलाने पर प्रतिक्षिप्त होना, गोले चलाने पर क्या प्रतिक्षिप्त होना। ये इस टाइप के एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जानकारी है, आपको PDF में दे दी जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है, किस प्रकार की प्रकृति होती है तब गति के नियम यहाँ पे न्यूटन के गति के नियम लागू होंगे। कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, द्वैत प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति के साथ साथ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूटन के गति के नियम तब लागू होंगे जब कण की प्रकृति पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? कण की होगी। तो कण प्रकृति में होगी तब ये लागू होंगे, आंसर है इसका ए। सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन कण के रेखीय प्रकृति पर दिए हैं। और प्रकाश कभी कण के समान व्यवहार करता है तो कभी तरंग की तरह इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने दिया, जिसके अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे संबंधित इस प्रश्न में। अगला सवाल है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा हुआ यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? जब बस मुड़ती है, अचानक से मुड़ती है तो बस में खड़ा हुआ यात्री अचानक से बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? उस पर बाहर की ओर घर्षण, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। बस मुड़ रही है मतलब वो गतिमान अवस्था में, और गति यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि वो गति अवस्था में, तो गति अवस्था में ही वो पिंड रहना चाहेगा, पिंड या कोई व्यक्ति वो रहना चाहेगा, तो यहाँ पे लगेगा गति का जड़त्व। ठीक है, जब बस मुड़ती है तो बस में खड़ा हुआ यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण गति का जड़त्व, आंसर है इसका बी। जब बस मुड़ेगी तो बाहर की ओर जब गिरता है तो ये इसका कारण होता है गति का जड़त्व। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वह अपनी वर्तमान स्थिति से परिवर्तन का विरोध करता है, और वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और गति का जड़त्व जिससे वस्तु अपनी समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अगला सवाल है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की यदि मात्रा हम बदलेंगे तो इसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा? द्रव्यमान, आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो इसमें जो अपरिवर्तित रहेगा वो रहेगा घनत्व रहेगा अपरिवर्तित, आंसर है इसका डी। क्योंकि मात्रा हम बदलेंगे तो आयतन भी बदलेगा, भार भी बदलेगा और द्रव्यमान भी बदलेगा, लेकिन घनत्व वहाँ पर समान है। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये अपरिवर्तित रहेगा, आंसर रहेगा इसका डी। अगला सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है और समान बल होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है, आंसर है इसका सी। समान त्वरण के कारण ये इनमें होता है समान त्वरण। ठीक है, अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है वह होता है, क्या होता है जो अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, संरक्षण बल, तटस्थ बल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है तटस्थ बल, आंसर है इसका सी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है वो है तटस्थ बल ये होता है, आंसर है इसका सी। एक शेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होगा? एक शेल में विस्फोट हो रहा है, उसके बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करेंगे, इस दशा में किसका संरक्षण होगा? स्थितिज ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का या फिर बल का?
इस दिशा में संरक्षण होगा संवेग का, संवेग संरक्षित यहाँ पर रहेगा। आंसर है इसका सी। शैल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं जिसमें संवेग का संरक्षण होता है और बाह्य बल के अभाव में निकाय का संवेग अचर रहता है, जिसका निकाय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। भौतिक तुला कार्य करता है। भौतिक तुला जो है वो किस कार्य करता है, किस सिद्धांत पर पूछा गया है? संवेग के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर समांतर बल के सिद्धांत पर? तो ये समांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है इसका डी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के हम बारे में बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। और किसी भी निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योगफल उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यदि आपसे यांत्रिक ऊर्जा पूछा जाए तो किसका योगफल होती है? स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इसके बारे में अन्य जानकारी। जैसे जैसे पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण होती है। mgh इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं, m/g/h। जब हाइट होगी तब स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, हाइट यदि है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, और हाइट नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइट यदि 0 है तो mg/0 हो जाएगा कितना? 0, स्थितिज ऊर्जा खत्म। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जैसे जैसे पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है, यदि ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जैसे जैसे पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। और घर्षण बल एवं अन्य बलों की अनुपस्थिति में पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। इसका योग यदि हम बात करें तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। कब? जब घर्षण बल एवं अन्य बलों की अनुपस्थिति होगी तब। घर्षण बल और अन्य बल अनुपस्थित रहेंगे तो पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। और गुरुत्वीय बल के अंतर्गत पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा? यहाँ पे क्या संवेग के लिए यहाँ पे कंडीशन दी गई, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा। यहाँ पे देखिए एक सूत्र है, यहाँ पे संवेग परिवर्तन बराबर होता है बल गुणित समयांतराल। तो संवेग परिवर्तन का सूत्र का इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। हमको 40 kg मीटर पर सेकंड क्या दिया है यहाँ पे संवेग, तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे। संवेग में जो परिवर्तन उसका मान दिया है। F हमको निकालना है कितना बल लगेगा, और समय अंतराल दिया 5 सेकंड। ठीक है, तो F बराबर यहाँ पे हम निकाल देंगे इसका, ये F बराबर कितना हो जाएगा? 40/5। तो F बराबर हो जाएगा 8। तो 8 न्यूटन यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। किस ऑप्शन में? 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10, 8। तो आंसर है इसका सी, 8 न्यूटन इसका हो जाएगा, यानी आंसर होगा इसका सी। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। संपर्क बल, पेशीय बल, यांत्रिक बल या फिर घर्षण बल। तो ये है संपर्क बल। आंसर है इसका ए, संपर्क बल है। दो परस्पर प्रभावी अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तु के बीच कार्यरत बल को संपर्क बल कहते हैं, जिसके कारण सतह पर रखी वस्तु पर सतह की प्रतिक्रिया किसी वस्तु को खींचने से इसमें उत्पन्न तनाव, घर्षण आदि आते हैं। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करेगा? यह सवाल पूछा गया। तल की प्रकृति पर, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, अभिलंब प्रतिक्रिया पर या फिर तल के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पे देखिए जो सीमांत घर्षण है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जो सीमांत घर्षण, जैसे यहाँ पे समझिए आप, ये कोई सतह है, सतह पर ये कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये वस्तु कोई रखी हुई है, ये वस्तु है। यहाँ पर ये बल, इसको यदि हम इस साइड खींचने के लिए F बल लगाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से अन्य बल यहाँ पे काम करेंगे? देखो, पहले तो यहाँ पे mg करेगा नीचे की ओर। mg मतलब जिसका भार है वो नीचे की ओर करेगा, काम करेगा mg। ठीक है, इसके प्रतिक्रिया जो बल है, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो बल है r, वो ऊपर की ओर काम करेगा। और जो इसमें लग रहा है सीमांत घर्षण बल, ठीक है, वो विपरीत काम करेगा। मतलब जो यहाँ पे जो लगने वाला है इन दोनों सतह के बीच में, वो
इसके विपरीत काम करेगा। किसके विपरीत? जिस तरफ बल लगा रहे हैं, जैसे हमको वस्तु इस साइड की और उस साइड खींचना है तो हम खींचेंगे इधर, बल इधर लगाएंगे हम, लेकिन जो घर्षण बल रहेगा, सीमांत घर्षण, वो लगेगा विपरीत दिशा में। और जब लगेगा तो ये वस्तु तब तक नहीं आगे बढ़ेगी जब तक ये F का मान इससे ज़्यादा ना हो जाए, Fs से ज़्यादा ना हो जाए। Fs मतलब जो सीमांत घर्षण है उससे जब ज़्यादा होगा तभी ये वस्तु मूव करेगी। तो यहाँ पे सीमांत घर्षण पूछा है, किस पर डिपेंड करेगा? एक तो सतह तल की प्रकृति किस प्रकार का तल है, और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है। कौन सा? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल मतलब जब ये एकदम उस कंडीशन में आए कि बस वस्तु खींचने वाली है, तो वहाँ पे जो बल हम मेज़र करेंगे उसको सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, देखो घर्षण बल 3 प्रकार से होता है। जैसे हम बात करें, पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है, तो यहाँ पर देखो तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, तो आंसर रहेगा इसका भी। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं घर्षण बल के बारे में। तो ये 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, तो दोनों संपर्क पृष्ठों में के मध्य एक वस्तु ये है और ये कोई सतह है मान लीजिए, या फिर ये भी कोई वस्तु मान लीजिए। एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, गति करने का प्रयास करती है, तो दोनों संपर्क पृष्ठों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो बल कार्य कर रहा था ना विपरीत दिशा में, इसको हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक क्या होता है? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है परंतु वह चलती नहीं है, तो इस अवस्था में दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब वो चलेगी नहीं, यदि विराम में ही है तो। ठीक है, ये वस्तु कैसी है? विराम में बल लगा भी रहे हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की पृष्ठ पर चलने का प्रयास किया जाता है परंतु चलती नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? ये mg नीचे की ओर कार्य करेगा, r प्रतिक्रिया बल इधर कार्य करेगा, और जो Fs है वो इधर की ओर कार्य करेगा। स्थैतिक घर्षण बल इधर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये है स्थैतिक घर्षण बल। अगला है सीमांत घर्षण बल। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है और वस्तु अपने चलने वाली ही होती है, तो उस समय स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम होता है। स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम होता है। इस अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये है सीमांत घर्षण बल। अगला सवाल है गतिक घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, तो इस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के बल हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी हम जान चुके हैं। तो ये तीनों है आंसर इसका भी। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया अधिक है तो सीमांत घर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट, या समानुपाती होता है। अतः सीमांत घर्षण बल तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों पर ही निर्भर करेगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं।